आज आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो कि बेस्ट कंसीडर करी जाती है, आज आप उसमें कितने डिजिट में आपकी सैलरी है? 6 डिजिट्स में। मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जब स्टार्ट की थी तो एक छोटा सा ड्रीम हम लोगों ने देखा था जिसको हम बार बार बोलते थे 654321 एंड ये ड्रीम था कि 6 डिजिट में सैलरी होनी चाहिए, 5 दिन का वर्किंग, 4 पहिए की गाड़ी, 3 कपड़ों का घर, 2 बच्चे, 1 बीवी और ज़ीरो टेंशन। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वॉशरूम की लाइन में खड़ा हूँ, मैं अगर ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे बाहर रात को जाग के पानी भरना पड़े, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पापा सुबह 4 बजे उठ के साइकिल उठा के सेंटर पे जाएँ न्यूज़पेपर डालने के लिए, वो न्यूज़पेपर एजेंट थे। तो मुझे लगा कि शायद ये सारी सिचुएशंस मैं चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, अगर मैं अपनी एजुकेशन पे फोकस करूँ। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जो बचपन से ही मेरी इंस्पिरेशन रहा है। मैंने इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रहना है, कैसे कम में ज़्यादा कुछ रहना है और जैसे कम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। एक ऐसा इंसान जिसके पास रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं था, प्रोग्रेस के नाम पर कुछ भी नहीं था। जो लोग कहते हैं, एक कहानी हम बचपन में सुन के आते हैं कि अगर एक सही सेब को एक खराब सेब के बीच में रख दिया जाए, खराब सेबों की पेटी में रख दिया जाए, तो वो सेब भी खराब हो जाएगा। इसी कहानी की एक्सेप्शन है सीए अमित कुमार राठौर। अमित कुमार राठौर का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, पर मैं इसे कट शॉर्ट के अंदर बताना चाहूंगा। अमित राठौर मेरा दोस्त है, प्लस लाइफ का बहुत अच्छा स्ट्रगलर है। और अगर मैं बात करूं इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, प्रोफेशनल करियर के बारे में, इस इंसान ने जो बिग फोर होती हैं उसमें से 3 बिग फोर के अंदर, 4 बिग फोर हैं, 4 में से 3 बिग फोर के साथ काम करा हुआ है और आज भी ये एक टॉप 10 कंसल्टिंग जो अकाउंटिंग फर्म है उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं स्वागत करता हूं मेरा दोस्त, मेरा भाई अमित कुमार राठौर। अमित, कैसे हो भाई? Thanks a lot, Jatin, for inviting me on this podcast of Accountist. First of all, I would love to wish all of you a very happy new year 2024. Before we'll begin, I have a question for you. Even though I'm really excited about this podcast, but wanted to know what exactly accountist meaning is. From where have you got this word? अमित, 7 पॉडकास्ट हो गई, 7 में से पहली बार क्वेश्चन आया अमित, अकाउंटिस्ट की अगर मैं बात करके चलता हूँ, देखो, अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो आप मैक्सिमम साइंटिस्ट बनते हैं। राइट। एग्री। अगर आप आर्ट में अच्छे हैं आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट बनते हैं। तो Definitely. मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छा हूँ तो मैं अकाउंटिस्ट हूँ। बट अकाउंटिस्ट कुछ अकाउंट से ही स्पेसिफिक नहीं है। Right. आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप उसे अकाउंट फॉर कर पा रहे हैं, आप उसे एनालाइज कर पा रहे हैं, आप उसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं, यानी Okay. अगर आपका मोटिव क्लियर है कि जो आप लाइफ में कर रहे हैं, तो आप Right. एक अकाउंटिस्ट हैं। Okay. Okay. I never thought this can be this deep, but I'm happy, accountist. So thanks a lot again for inviting me here. तो अमित, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने दिल से इंट्रोडक्शन दिया। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं जाननी आपकी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। Right. मैं अमित अपने बारे में क्या सोच के चलता है, मेरे को वो वाली चीज़ ज़्यादा आनी है। आप अमित को अगर डिफाइन करोगे तो अमित को आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर मैं अमित की बात करूं तो मैंने आज एक बड़ी अच्छी चीज़ डिस्कस भी की है कुछ लोगों के साथ में, जो 2024 आने में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि अगर कोई एक सिचुएशन है हमारे आसपास, तो उस सिचुएशन को आप एक प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं, आप उसको एक चैलेंज भी समझ सकते हैं और आप उसको एक अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, या आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बनोगे। ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि क्या वो सिचुएशन आपके लिए एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं अमित को डिफाइन करना चाहूँगा तो शायद मैं उसको एक अपॉर्चुनिस्ट बोलना चाहूँगा, जो कि एक सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होती है, वो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढने की कोशिश करता है। तो अमित, जो बाकी 2 बचे हैं उसे भी एलेबरेट कर दो प्लीज़। ओके, सो द सिचुएशन इज़ कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हैं और आप उसको एक प्रॉब्लम बना रहे हैं, तो आपका माइंड उस प्रॉब्लम को एक्सक्यूज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि आप आगे क्यों नहीं आ सकते हैं। जब आप उसी सिचुएशन को आप एज़ अ चैलेंज लेते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, मैं करके दिखाना चाहता हूँ, तो आपका दिमाग
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत करना शुरू करता है। उसमें आप क्या करते हैं, आप मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन अगर आप सच में एक अच्छे प्रोफेशनल हैं तो आप उन मिस्टेक्स से सीखते भी हैं। हमारा पॉइंट ये है कि हमारे लाइफ में ना टाइम बहुत कम है। इतना टाइम कम है कि हम ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें और फिर उनसे सीखें। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें रेदर देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मिस्टेक्स के थ्रू सीखने की जगह हमें हमारा टाइम उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो उस सिचुएशन को पहले फेस कर चुके हैं, क्योंकि वो आपको पहले ही गाइड कर देंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करोगे। और इस तरीके से आप उस कैटेगरी में पहुंच जाओगे जहां पे लोग एक सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। इसका मतलब अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और प्रैक्टिकली मैंने जब भी और आज तक जो भी अचीव किया है, छोटा या बड़ा, लाइफ में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैंने दूसरों की गलतियों से ज़्यादा सीखा है, खुद की गलतियाँ करके। ऑब्वियसली इस जर्नी में हमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं ब्लेस्ड था कि राइट मेंटोर्स के साथ रहा, राइट लोगों के साथ रहा, और जिन्होंने भी जो गलतियाँ पहले की हुई हैं, उन गलतियों से मैं सीख कर उस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता रहा। नाइस। अमित, एक बचपन की बात करता हूँ। तुम्हें याद होगा हम दोनों ने क्लासेस साथ में ली थी, राइट, ठीक है ना? मोस्ट स्पेसिफिकली वीजी सर की क्लास, बिल्कुल, ठीक है ना? आपकी मेरी आर्टिकलशिप भी साथ हुई। राइट, तो जब हम वीजी सर की क्लास में जाते थे तो आपके चाचा मर्सिडीज में आते थे। राइट, आप और मैं, उस टाइम पर मेट्रो इतनी ज्यादा नहीं था, नेटवर्क राइट, अच्छा। राइट, आप और मैं भाग भाग के आते थे। बिल्कुल। तो आप मतलब अपने चाचा के साथ मर्सिडीज में क्यों नहीं आते थे आप? सो जतिन, आई थिंक ये पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक्चुअली मेरे चाचा एक ड्राइवर की तरह काम करते थे, और वो मर्सिडीज वो उनके मालिक की होती थी। तो जब वो क्लासेस में आते थे तो एक्चुअली वो मुझसे मिलने नहीं आते थे, ना वो मर्सिडीज लेके आते थे। वो एक्चुअली वो अपने जो बॉस थे उनके भी 2 बेटे थे जो सीए कर रहे थे। तो वो उनको वीजी सर की क्लास में लेके आते थे। एंड मैं हमेशा जब भी टी ब्रेक होता था उस क्लास के बीच में, तो मैं हमेशा चाचा के पास जाके मैं कोशिश करता था कि एटलीस्ट मैं एक चाय पी लूँ, क्योंकि घर पे सीए फाइनल की वजह से टाइम कम मिल पाता था, हम लोग टाइम कम स्पेंड कर पाते थे। तो वो जो 10 मिनट का ब्रेक होता था, मेरे लिए वो बहुत रिलीफ वाला टाइम होता था कि मैं अपनी फैमिली, मेरे चाचा जी के साथ एक वो चाय पी पा रहा हूँ। एक मिनट, सो अमित, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर ना सस्पेंस क्रिएट कर दिया। आपके चाचा ड्राइवर थे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और आज आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो कि बेस्ट कंसीडर करी जाती है, आज आप उसमें कितने डिजिट में आपकी सैलरी है? 6 डिजिट्स में मैं बहुत प्राउडली ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ जब स्टार्ट की थी तो एक छोटा सा ड्रीम हम लोगों ने देखा था, जिसको हम बार बार बोलते थे 654321 0। एंड ये ड्रीम था कि 6 डिजिट में सैलरी होनी चाहिए, 5 दिन का वर्किंग, 4 पहिए की गाड़ी, 3 कपड़ों का घर, 2 बच्चे, 1 बीवी और 0 टेंशन। ओके। सो मुझे लगता है मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलता हूँ कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स, राइट, 13th ईयर चल रहा है मेरा कॉर्पोरेट में, मैं बोलूँगा। बट मुझे लगता है कि जब मैंने अपने लाइफ के 6th ईयर में कदम रखा था कॉर्पोरेट लाइफ में, तब मैंने 6 के 6 टिक कर लिए थे मेरे को ड्रीम्स। कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओगे, कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे नहीं करा, इन इन शॉर्ट, वेरी ओके, शॉर्ट। सो मैं एक्चुअली जतिन, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं कन्नौज से हूँ। मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स बेसिकली मेरे बर्थ से पहले दिल्ली आ गए इन सर्च ऑफ अ जॉब, एंड उन्होंने पीतमपुरा विलेज में वो सेटल हो गए। पीतमपुरा विलेज में उसके पास में एक स्कूल था जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का था, एमसीडी स्कूल। वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है, वहीं से साथ में गवर्नमेंट स्कूल था हिंदी मीडियम, वहाँ से मेरी हायर एजुकेशन हुई है, बेसिकली सेकेंडरी। तो मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी पीतमपुरा विलेज के आसपास जो स्कूल्स हैं उन्हीं से लिया है। अगर मैं बात चाइल्डहुड की करूँ तो मुझे लगता है कि एक चाइल्डहुड है, आज मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक चैलेंज था, बट जैसा मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा डिफाइन करता हूँ कि एक सिचुएशन को आप चैलेंज और अपॉर्चुनिटी में से कुछ देख सकते हो। मुझे लगता है कि शायद मैं ब्लेस्ड था कि मैं पीतमपुरा गांव में सेटल हुआ, एंड उसकी वजह से हुआ क्या कि जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस मेरे सामने आई, उन्होंने मुझे डीमोटिवेट करने की जगह मोटिवेट किया। मुझे हर पल यही लगा कि अगर मैं इस लाइफ को नहीं चाहता हूँ, अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वॉशरूम की लाइन में खड़ा हूँ, मैं अगर ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे बाहर रात को जाग-जाग के पानी भरना पड़े, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे पापा सुबह 4 बजे उठ के साइकिल उठा के सेंटर पे जाएँ न्यूज़पेपर डालने के लिए, वो न्यूज़पेपर एजेंट थे। तो मुझे लगा कि शायद ये सारी सिचुएशंस मैं चेंज कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ, अगर मैं अपनी एजुकेशन पे फोकस करूँ।
तो एजुकेशन पे फोकस करना एक मात्र मेरे पास ऑप्शन था, और शायद उस सिचुएशन ने ही मुझे कुछ करने पे मजबूर किया, और मैं फाइनली सीए बन के पीतमपुरा गांव से बाहर आ पाया। आपने बीच में बोला वॉशरूम की लाइन, आपके घर पे वॉशरूम भी था? ऑब्वियसली था, लेकिन वो कॉमन हुआ करता था। सो लाइक 15-20 फैमिलीज इन अ वेट अ मिनट, 15 से 20 फैमिली एक वॉशरूम यूज को कर रही शेयर है? किया करती थी, राइट। तो आपको आपको ऑब्वियसली लाइन लगानी पड़ती थी, बट ठीक है, ये चाइल्डहुड की बातें हैं। अब हम सोचते हैं तो शायद हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि कभी उस लाइफ का वो भी फेस देखा हुआ है। बट अगेन मुझे लगता है कि शायद वो प्रॉब्लम्स जो थी, जो उस टाइम पे मेरे सामने थी, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ही मुझे कुछ करने के लिए पुश किया। सो आई एम रियली थैंकफुल, राइट, रेदर देन कंप्लेनिंग, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द गॉड कि मुझे उस सिचुएशन में उन्होंने डाला, ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होके बाहर निकल पाया। सीए करनी है, ये कहाँ से दिमाग में आया? सो जतिन, मैं बहुत फ्रेंकली आपको बताऊं तो मेरे सराउंडिंग में एक बहुत अच्छी कहावत है, बोलते हैं कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद। एंड उस टाइम पे जब मैं पीतमपुरा विलेज में एज अ चाइल्ड आई वाज स्पेंडिंग माय चाइल्डहुड, उस टाइम पे मेरे आसपास की जो सराउंडिंग थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई ड्राइवर था, कोई पियोन था, कोई न्यूज़पेपर एजेंट, कोई लाइजनिंग ऑफिसर, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। सो ऑब्वियसली मेरा जो माइंड था वो उन्हीं चीज़ों तक लिमिट था। मुझे लगता था कि शायद 15-20 हज़ार रुपये ही सब कमा रहे हैं बाहर। मेरा दिमाग इसी में चलता रहता था, अनटिल एक दिन मेरे मामा जी के बड़े बेटे, जो कि मुझसे 6 साल बड़े हैं, शिव भैया बोलता हूँ मैं उनको, उनका जनपैट में सिलेक्शन हो गया। ओके। ओके। उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उनका जनपैट में सिलेक्शन हो गया। और मैं बहुत फैसिनेट हुआ इस चीज़ को देख के कि एक कैब आती है जो उन्हें सुबह पिकअप और शाम को ड्रॉप करके जाती है। उनके पास एक पर्सनल लैपटॉप है जो उन्हें कंपनी से मिला है, और साथ में 1 से 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम भी अलाउड है, जो आज कॉमन है। उस टाइम पे एक, मैं बोलूँगा, बहुत बड़ा ब्लेसिंग मान लो, या एक बहुत बड़ा एडवांटेज था किसी कॉर्पोरेट का पार्ट होना और वर्क फ्रॉम होम मिलना। तो एक दिन जब वो मेरे पास आए, मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा, भैया मुझे क्या करना चाहिए आपकी तरह जॉब करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि अमित, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब भी मेरी तरह लग जाएगी। उस दिन मैंने उनसे उनकी सैलरी पूछी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने चाय पीते हुए बड़ा नॉर्मली बोला कि अमित, इट इज़ 35,000, 35,000 रुपये। वो 35,000 रुपये मेरे पास एक शॉक की तरह आए, क्योंकि उससे पहले मैं यही मान के बैठा था कि 15 और 20,000 रुपये हाईएस्ट सैलरी है जो मार्केट में किसी को भी मिल रही है। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर साइलेंस के बाद जब मैंने उनसे दोबारा उनको देखा और मैंने पूछा कि भैया 35,000 भी किसी को मिल रहे हैं बाहर? एंड उनका आंसर था, हाँ अमित, और आपको भी मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो। उनके इस मोटिवेशन की वजह से मैंने काफ़ी मेहनत करनी शुरू की 11th में, 12th में। 12th में मेरी एक टीचर भी थी, ज्योति मैम, उन्होंने भी मुझे पुश किया काफ़ी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि अमित, शायद इस स्कूल से आप पहले बच्चे ऐसे हो सकते हो जिनका नॉर्थ कैंपस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, ओके। राइट। सो उन्होंने, इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक थी, उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी मेरी मदद की। उनकी मदद की वजह से मैं, जो 10th में मेरे इंग्लिश में 58 थे, 12th में मैं 85 स्कोर कर पाया। उन्होंने इतनी मेहनत की, जीरो पीरियड, काफ़ी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाले। मैं 86.5 परसेंटेज के साथ मैंने 12th अपनी क्लियर की। उस टाइम पे नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ थी 91 92 जाती थी, तो ऑब्वियसली मैं नॉर्थ कैंपस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसकी वजह से एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने स्कूल में टॉप किया 85% के साथ स्कूल में टॉप? 86.5% के साथ। और जब मैंने स्कूल में टॉप किया, मेरे पापा बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम कन्नौज से आए हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ एक बच्चे के करियर पे जो स्पेंड की थी, उसका उन्हें उस दिन रिजल्ट मिला। तो वो बहुत खुश थे, और उन्होंने एक प्राइवेट जॉब, जो कि वो न्यूज़पेपर के बाद दिन में उन्होंने जॉब ज्वाइन की थी लाइजनिंग ऑफिसर की, उस कंपनी में उन्होंने वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू किए, क्योंकि वो बहुत खुश थे। तो उस कंपनी के एमडी मिस्टर एस एन मोडक, आई थिंक मेरी सारी लाइफ में मैं अगर उनको थैंक यू बोलता रहूँ तो कम होगी। उन्होंने उस चीज़ को नोट किया, और उन्होंने मेरे पापा को बुला के पूछा कि आप स्वीट्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो मेरे पापा ने बताया कि मेरे बेटे ने कॉमर्स साइड से 12th में टॉप किया है स्कूल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा उन्हें सुन के, और उन्होंने उस दिन मुझे और मेरे पेरेंट्स को डिनर पे इनवाइट किया। एंड वो एक डिनर था जिसने, जतिन, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। फर्स्ट टाइम जब मैं उनके घर गया, मुझे अभी भी याद है, रोहिणी में, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैं ये नोट नहीं कर रहा था कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं ये नोट कर रहा था कि घर ऐसे भी होते हैं।
ओके। कि लोग ऐसे भी रहते हैं। जब मैंने गेट खोला और हम लोग अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने डाइनिंग टेबल, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि डाइनिंग टेबल नाम की भी चीज़ होती है। और हम लोग उस डाइनिंग टेबल पे बैठे, मेरे पेरेंट्स इतने हैप्पी थे। मेरी मम्मी ने, मुझे अभी भी याद है कि बेड खोल के शायद 1 घंटा तो इस चूज़ करने में कि कौन सी साड़ी पहननी है, उसमें टाइम लगा दिया। मेरे पापा के पास वो एक सूट जो उन्होंने कई शादियों में पहना था, वही एक सूट पहन के हर जगह जाते थे। बट एनीवेज़ उस डिनर टेबल पे, जबकि हमारा ये एक्चुअली प्लान था मेरे और मेरे पापा का कि मैं 12th के बाद एसओएल से एडमिशन लेके कहीं ग्रेजुएशन करूँगा और साथ में कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब पकड़ लूँगा, जो कि मेरे सारे कज़िन्स, जितने भी एल्डर कज़िन्स थे, सबने यही किया था, इंक्लूडिंग शिव भैया। तो मैं उसी के लिए, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। बट जब डिनर टेबल पे पहली बार मिस्टर मोडक ने मेरे को देखा और मुझे बोला कि अमित, मुझे लगता है कि तुम्हें सीए करनी चाहिए, तुम सीए कर सकते हो। इट केम टू मी एज अ सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है। एक 12th का बच्चा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मेरे पापा और मैं, हम एक दूसरे को देखने लगे ध्यान से, क्योंकि इतना तो पता था कि एसओएल में एडमिशन लेके कोई जॉब करनी है, विच अगेन मिस्टर एस एन मोडक ने नोट किया। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि देखो, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के क्या प्लान्स होंगे, बट मैं आपकी फाइनेंशियली कोई मदद नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि इसकी सीए की पूरी एजुकेशन में फंड कर दूंगा। ओके। ओके। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ टर्न लिया और मुझे बोला कि अमित, मैं तुम्हारी सीए की एजुकेशन तब तक ही फंड करूंगा जब तक आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता जाएगा। ओके। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो मैं फंडिंग रोक दूंगा। राइट। एंड साइमल्टेनियसली उन्होंने बोला कि मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि जिस दिन आप सीए बन जाओगे, आप कभी हेजिटेट नहीं करोगे दूसरों की हेल्प करने में। वेन एवर यू विल सी समवन जिसको आपकी ज़रूरत है, यू विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम। सो विद दीज 2 कंडीशंस मैंने सीए स्टार्ट की। एक्चुअली उस कंपनी के जो सीए थे करोल बाग में, उन्हीं के पास मेरी आर्टिकलशिप भी हुई, क्योंकि सर ने ही फ़ोन किया था उनको कि मैं इनको, अमित को भेज रहा हूँ आपके पास, इनका सीए में एडमिशन कराना, फॉर्म भरना और फिर इनकी आर्टिकलशिप की जिम्मेदारी सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। राइट। सो मैं करोल बाग में मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की और ऐसे मेरा सीए में एडमिशन हो गया। मेरे लिए आशीष काला सर ने फोन करा था। ओके, सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो अभी भी मोदक सर से बात होती है आपकी? हाँ, मैं उतना फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर पाता हूँ उनसे। ऑब्वियसली कभी वो बिजी होते हैं, कभी मैं होता हूँ, लेकिन मैं कोई भी मिलने का मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। चलो, मोदक सर हमें सुन रहे होंगे, तो मोदक सर, एक अमित को कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी तरफ से मैं फिर से दे रहा हूँ। थैंक यू जतिन। अमित, तुमने बोला कि तुम्हारा नॉर्थ कैंपस के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, राइट। तो कहाँ गए फिर? सो जतिन, ये भी एक अपने आप में, आई थिंक मैं हमेशा जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, दैट इज ऑल विल मेक सेंस, बट इन सम टाइम। राइट। सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मैं जिससे भी मिलता हूँ, कि अभी जो भी हो रहा है, दीज आर डॉट्स दैट यू आर क्रिएटिंग। वन डे यू विल पिक अप द पेन and you will connect all these dots, ओके। and the picture that will be there, you have to ensure कि वो बहुत अच्छी हो। राइट। सो आपके डॉट्स ऐसी ऐसी जगह लगाते रहो। एंड दिस द सेम थिंग हैपेंड। मुझे याद है अभी भी, मैंने पापा को बोला कि 86.5% के साथ किसी कॉलेज में चलते हैं एडमिशन लेने के लिए। ऑब्वियसली मैं नॉर्थ कैंपस नहीं जा सकता था। मुझे गुरु गोविंद सिंह की याद आई, SGGS CC, रोहिणी। रोहिन, NSP बेसिकली। NSP, सो पीतमपुरा रहता था, मैं NSP चला गया। उनकी कट ऑफ मुझे याद है शायद 87% थी। और उन्होंने विंडो पे, जो मैम बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे एक बहुत लंबी लिस्ट दिखाई बच्चों की जिनकी 87% से ऊपर थे, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, अगर मैं 86.5 पे तुम्हें एडमिशन दे दूंगी तो 87 से ऊपर वालों को क्या होगा। राइट। उसके बाद मेरे पापा, जो कि लाइजनिंग ऑफिसर, उन्होंने बताया, प्राइवेट जॉब थी, तो उन्होंने वो पिक किया था। तो उन्होंने कई बार आते जाते राजौरी में राजधानी कॉलेज देखा था। ओके। राइट। सो उन्होंने मुझे बोला कि अमित, एक और कॉलेज है जहाँ मैं जानता हूँ, वहाँ चल के देखते हैं। तो मुझे याद है जब हम राजधानी कॉलेज गए तो उनकी कट ऑफ 78% थी। ओके। ओके। लेकिन ना तो मुझे ज़्यादा नॉलेज आइडिया था, ना मेरे पापा को। तो जब हमने एडमिशन काउंटर पे अपना फॉर्म सबमिट किया, तो काउंटर पे जो सर बैठे थे, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आई थिंक आपको कुछ कट ऑफ्स का वेट करना चाहिए, इसका किसी और अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। राइट। टू विच माई फादर, मतलब हम लोग यूपी से हैं, ज़्यादा ऑप्शंस रखते नहीं है लाइफ में, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। उन्होंने एडमिशन काउंटर पे नीचे झुक के उनसे पूछा कि क्या ये अच्छा कॉलेज नहीं है। ओके। जिसके आंसर में, क्योंकि अब ये टीचर क्या आंसर दे सकता है, राइट। सो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन इससे अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। टू विच
अगेन माय फादर आंसर्ड कि अगर ये भी अच्छा कॉलेज है तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड राजधानी कॉलेज। बट सिंस हमेशा से ज्योति मैम का रहता था दिमाग में कि एसआरसीसी में जाना था, तो मैंने राजधानी कॉलेज को एसआरसीसी बोलना शुरू कर दिया। कैसे? उसको मैं बोलता था श्री राजधानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। राइट। तो मुझसे कोई भी पूछता था किस कॉलेज में हो, तो मैं बोलता था एसआरसीसी में, लेकिन मैं ये जरूर बोलता था श्री राजधानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। राजधानी में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ हमेशा आती थी कि कभी मैं ज्योति मैम को फेस करूंगा, क्योंकि मुझे आसपास के लोग काफ़ी अप्रोच करते थे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए या एडमिशन के लिए, क्योंकि स्कूल में मेरा अच्छा रेपुटेशन था। तो मेरे जाने से थोड़ा पॉजिटिव रहती थी चीज़ें, तो लोग चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। बट मैं कभी स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं स्कूल जाऊँगा तो ज्योति मैम मिलेंगी और वो ज़रूर पूछेंगे कि अमित तेरा किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको बताऊँ कि मैं राजधानी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ये एक चीज़ जो मेरे दिल में उस टाइम पे बड़ी चुभती थी। बट मैं सच बताऊँ जतिन, आज अगर मेरे को लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि राजधानी कॉलेज में एडमिशन भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और मतलब कैसे? और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। राजधानी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स था, सब कुछ इंग्लिश में था। हमने सीए शुरू करी, वो भी सब इंग्लिश में था। एक तरीके से ना काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र ले रहा था, और उस टाइम पे राजधानी कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ओके। ठीक है, मेरे ऊपर कभी किसी ने प्रेशर नहीं बनाया। साइमल्टेनियसली मेरी आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो गई थी कॉलेज के साथ ही, तो मुझे कॉलेज से एनओसी भी लेना था, मेरे को वो जमा भी करना था आईसीआई में। वो सारी चीज़ें राजधानी कॉलेज ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, राइट। वो सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जो सीए कर रहे थे साथ में। ना कभी मुझे अटेंडेंस के लिए प्रॉब्लम हुई, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोर्टिव रहे हैं वो लोग। जब कोई बच्चा कुछ एफर्ट्स डाल के अचीव करना चाहता है, तो वहाँ मुझे वो सपोर्ट दिखा है। उसके बाद हुआ क्या कि मैं सीए बन गया, थैंक्स टू मिस्टर एस एन मोडक एंड ज्योति मैम, जिन्होंने पुश किया। ओके अमित, अब ये आपका ग्रेजुएशन का यहाँ तक टाइम खत्म हुआ, हमने सीए वाला टाइम भी आपका डिस्कस करा। सीए बनने के बाद क्योंकि आपकी इंग्लिश मेरे ख्याल से तब तक इतनी इम्प्रूव नहीं हुई थी, राइट, ठीक है ना? राइट, इंग्लिश एक तरह से टैबू है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से। राइट। तो जब आप सीए बन गए, तो उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ लगी और क्या एक्सपीरियंस था उसका, थोड़ा सा अगर आप सम अप करके बताओ। ओके, सो जतिन, मुझे अभी भी याद है जनवरी 2011। मैं जब भी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, जब रिजल्ट आया और मैं सीए बन गया। आई थिंक एक वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज उस डेट के बाद लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, मैं बोलूँगा। हुआ क्या कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मेरे पास एक कॉल आया। एक मेरे सीनियर थे आर्टिकलशिप में, उनका कॉल था। उन्होंने मेरे से पूछा कि अमित, आप सीए बन गए हो तो डिलॉयट में जॉब करोगे? अरे ओके, ओके। सो मेरा आंसर उनको बहुत क्लियर था कि शायद मैं कर भी लूँगा, लेकिन क्या डिलॉयट मुझे रखेगा? ओके। राइट, ये भी तो पूछना इंपॉर्टेंट है। टू विच ही आंसर्ड कि आप अपना सीवी अपडेट करो, आप सीवी भेजो और इंटरव्यू की कोशिश करते हैं। अगर इंटरव्यू होता है, आप क्रैक कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब कि अभी सेल्फ डाउट में रहने देते हैं। एक पॉसिबिलिटी है ना जतिन, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी कहीं ना एक बहुत बड़ा ड्रीम किलर होता है। क्योंकि कई बार ना हम कुछ चीज़ों को खुद ही गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारे लिए ही पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे आपको एक पुश चाहिए होता है, वो पुश किसी से भी आ सकता है। वो पुश उस टाइम पे मेरे पास चेतन से आया, राइट। सो चेतन ने मुझे पुश किया कि नहीं अमित, छोड़ ना, सीवी अपडेट कर, सीवी मुझे भेज, लेट मी सी दिस। तो मैंने वो सीवी अपडेट करके, कैसे क्या बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट फाइनली सीवी अपडेट हुआ और मैंने सीवी डिलॉयट में भेज दिया। सो हमें जॉब लग गई। सो जतिन, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या उस टाइम पे। सो इंटरव्यू हुआ मेरा, एंड इंटरव्यू के बाद थर्ड राउंड, सेकेंड राउंड तक तो मेरा अच्छा गया। फर्स्ट टाइम एचआर राउंड था, अच्छा चला गया। सेकेंड राउंड जो था वो थियोटिकल राउंड था। मैं नया नया सीए बना था, थ्योरी वाइज काफ़ी अच्छा था, तो मेरा सेकेंड राउंड भी अच्छा गया। लेकिन थर्ड राउंड प्रैक्टिकल राउंड था, और मेरे पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो बहुत कम था, क्योंकि मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो एक छोटी फर्म से थी, और वो भी इंटरनल ऑडिट डिवीजन में। और जिस इंटरव्यू में मैं बैठा था वो इंटरव्यू था स्टैट्यूटरी ऑडिट का, ओके। राइट। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ मेरा थर्ड राउंड खत्म हुआ, एंड मैं बहुत डायलेमा में था कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे अभी भी याद है उस दिन जब मैं घर गया तो मैं काफ़ी अपसेट था, क्योंकि पहला इंटरव्यू था
और पहली अपॉर्चुनिटी थी, वो भी बिग 4 के साथ। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ये ग्रैब करनी चाहिए। मैं बार-बार भगवान को बोल रहा था कि प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए। मैंने पूरा सैटरडे था उस दिन, वेट किया, कोई कॉल नहीं आया। संडे भी वेट किया, मुझे लगा बिग 4 है, संडे को भी काम करते होंगे, कोई कॉल नहीं आया। मंडे आफ्टरनून तक जब कोई कॉल नहीं आया तो मैंने गिव अप कर दिया, मुझे लगा कि शायद मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। मंडे आफ्टरनून में फाइनली मैंने सोचा सीए बन गया हूँ, जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और सोचा कि अपने मैनेजिंग पार्टनर को फ़ोन करूँ जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की है, लेकिन उस फ़ोन में बैलेंस नहीं था। ओके, सो मैंने मम्मा से 20 रुपीज़ उस टाइम पे मांगे और मेरे घर के पीछे एक आईएसडी पीसीओ होते थे उस टाइम पे। हाँ। तो मैं पीसीओ पे गया और मैंने वहाँ से अपने मैनेजिंग पार्टनर का नंबर डायल किया जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की थी। थोड़ी सी बात हुई, मैंने सर को इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि मैं सीए बन गया हूँ, जिस पे उन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफर कर दी कॉल पे। उन्होंने बोला अमित कि मैं आपको स्टाइपेंड थर्ड ईयर में 2500 रुपीज़ देता था, तो मैं आपको 25,000 रुपीज़ की जॉब देता हूँ। ठीक है, आप कल से आना चाहो, मंडे से आना चाहो, जब आपकी मर्जी है आप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये बात उनसे चल ही रही थी, तभी सडनली मुझे फील हुआ कि मेरे जेब में जो पॉकेट में जो फ़ोन पड़ा हुआ है वो वाइब्रेट हो रहा है। ओके। मैंने वो फ़ोन निकाला बाहर, उस पे गुड़गाँव का नंबर था। मैंने इमीडिएटली वो फ़ोन पिक किया एंड वो वॉइस मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। राइट, जब वो वॉइस उधर से आई कि हे अमित, नेहा दिस साइड फ्रॉम डिलॉयट, वी हैव सेलेक्टेड योर प्रोफाइल एंड आई एम सेंडिंग यू द ऑफर लेटर, you need to send the acceptance, can you do it now? And it is like I never asked even, I didn't ask how much package you are offering. ओके। मैंने सिंपल बोला yes नेहा, I'm just doing it, right? मैंने वो फोन कट किया, सर दूसरी लाइन पे थे, मैंने सर को बोला सर मैं कल से नहीं आ रहा हूँ। सर ने सडनली बोला क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मेरी जॉब लग गई है डिलॉयट के अंदर। मैं सीधा फ़ोन कट किया और वहाँ से सीधा भागा मैं उस साइबर कैफ़े में जहाँ से मैं हमेशा प्रिंट निकालता था। मैंने मेल डाउनलोड की, मेल पे रिस्पॉन्ड कर दिया और उसके बाद वो मेल जो थी वो एक जो भाई साइबर कैफ़े वाले वही हमेशा देखते थे, प्रिंटर उन्हीं के पास होता था। उन्होंने प्रिंटर पे मेल देखी, उस पे 5.5 लाख रुपए का ऑफ़र था। उन्होंने मुझे फटाफट बुलाया और पूछा अमित 5.5 लाख रुपए तुझे कौन दे रहा है? सो मैंने बोला भैया मैं अब सीए बन गया हूँ। सीए बन गया है, सीए को इतना पैसा मिलता है? मैंने बोला यस भैया इतना पैसा मिलता है। और उन्होंने फाइनली क्या किया, उन्होंने अपने घर पे जाके, उनका छोटा भाई था उसको भी सीए में एडमिशन करवा दिया। अरे वाह। राइट, तो वो भी अब सीए है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है कोहार्ट में। बट मैं एक चीज़ जब भी मुझे ये याद आती है मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि इस सीए जर्नी में ना आप बहुत सारे लोगों की लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हो, आपको भी नहीं पता होता। ऐसे 5.5 लाख रुपए के साथ मैंने डिलॉयट में अपना काम जॉब स्टार्ट कर दी, फर्स्ट जॉब which was revised to 6 lakh rupees retrospectively रीजन? after 2 months because I again HR ने मुझे कॉल करके बुलाया कि अमित आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हमने 5.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्टर्स को हम 50,000 रुपये ज़्यादा देते हैं। तो मैंने 6 लाख रुपए के साथ अपना पैकेज स्टार्ट किया। ओके, तो अगेन ये कोई मिथ नहीं है ना, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट है तब भी आपको, अगर आपका कैलिबर है तब भी जॉब मिल राइट, जाएगी, बट 50,000 कब मिलेंगे? हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, सो लेकिन ये है कि आप 3 अटेम्प्ट्स तक मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। आप हायर करोगे मेरे 5 अटेम्प्ट है तो? 5 अटेम्प्ट पे मुझे डाउट होगा, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता हूँ अगर, तो मेरे पास आपकी कैपेबिलिटीज़ को चेक करने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या आपके मार्क्स। ओके। राइट, अगर कोई जेन्युइन रीज़न रहे हैं तो समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे बिग 4 हो, टॉप 10, टॉप 20, गो एनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री, सब अच्छे रिसोर्सेज के साथ काम करना चाहते हैं। तो अगर आप में कैलिबर है, आप में टैलेंट है, तो एक स्टेज पे आगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट लेवल सिलेक्शन के लिए मैटर करते हैं। उसके बाद वी आर कंसल्टेंट्स, वी आर एडवाइजर्स, एंड वहाँ पे सिर्फ आपका परफॉर्मेंस ड्रिवन नेटवर्क है, सब कुछ परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। अमित, अचीवमेंट्स की बात बहुत कर ली, अभी गलतियों की बात करके चलते हैं। ठीक है जतिन। चाइल्डहुड की बताओ, प्रोफेशनल लाइफ की बताओ, पर्सनल में नहीं जा रहे। चाइल्डहुड एंड प्रोफेशन, चाइल्डहुड से शुरुआत करते हैं। सो जतिन, अगर मैं चाइल्डहुड का के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। चाइल्डहुड का सिंपल सा फंडा होता है कि एक लाइफ का एक स्टेज है जहाँ पे ना आपको जिस तरीके की सिचुएशंस मिलती हैं, आपका माइंडसेट, मेंटालिटी वैसे ही ड्राइव होती है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में जो एक सबसे बड़ी गलती होती थी वो ये होती थी कि मैं जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती थी, रैदर देन उससे कुछ सीखने के, मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था।
ठीक है ना? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम पढ़ाई की ही बात करते हैं, राइट? तो अगर घर वाले कभी कुछ बोल रहे हैं, राइट, कि आपको ये पढ़ाई करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, एक स्टेज पे आके आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हमें तो ये बातें नहीं माननी है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं आपका माइंडसेट वो आपको रोकता है चीज़ों को लेके, वो एक आपकी बहुत बड़ी गलती रहती है। तो आपको अगर कोई समझा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि आपके मेंटोर्स हैं, आपके गुरु हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप उन पे कितना ट्रस्ट करते हो और फिर आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। फिर उन पे उनको डाउट नहीं करना है, राइट? सो वो डाउट्स रहते थे कहीं न कहीं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत ब्लंडर्स तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसी मिस्टेक्स रही हैं मेरी लाइफ में भी, छोटी-छोटी मिस्टेक्स। ओके, अब आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा, प्रोफेशनली तो टचवुड अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बट मुझे लगता है कि शायद आपको ना एक्सपेक्टेशंस के अंडरस्टैंडिंग और फिर उनको मीट करने की रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए प्रोफेशनली। सो जब भी आप किसी के साथ काम करते हैं, सबका अपना वर्किंग स्टाइल है। कई बार लोग मेरे से आके पूछते हैं कि कौन सी बिग फोर बेस्ट है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बिग फोर कोई बेस्ट नहीं है, क्योंकि बिग फोर में ना बिग फोर का कोई भी नहीं है, राइट? यहाँ पे जितने भी बिग फोर्स हैं सब हमसे ही मिलके बनी हुई हैं, हम ही लोग हैं, सब इंडिया के ही हैं, कोई कभी इस बिग फोर में, कभी किसी और बिग फोर में, हम ही आपस में मूव कर रहे हैं। एंड मुझे एक बड़ा अच्छी चीज़ लगती है कि जब भी आप किसी बिग फोर में मूव करते हो, सबसे पहले आपका एक एचआर के साथ इंटरव्यू फिक्स हो जाता है, राइट? वो आपसे ये पूछते हैं कि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, बिकॉज वो अपनी प्रोसेसेस को चैलेंज करते रहते हैं, उनको इम्प्रूव करते रहते हैं। एंड आप जिसके साथ भी काम करते हो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मुझे लगता है कि एक गलती जो जनरली लोग करते हैं, या मैंने भी कहीं की है स्टार्टिंग में, कि मुझे ना एक्सपेक्टेशंस का गैप क्रिएट हुआ कि मेरे सीनियर्स मुझसे कुछ और चाहते हैं बट मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, ओके। राइट? उसकी वजह से जब मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं उन एक्सपेक्टेशंस को मीट भी नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे सीनियर्स की हैं। या फिर एक छोटी सी गलती कि अगर मैं उनको एक्सीड या मीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस टाइम पे मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उन चैलेंजेस के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, ना कि वापस जाके सीनियर्स से हेल्प मांगने हैं किसी भी रीज़न से, राइट? कि मुझे डर लग रहा है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी चीज़ों में मेरा सीनियर कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये एक बड़ी गलती मैंने स्टार्टिंग में की, स्पेशली मैं बोलूँगा डेलॉयट के साथ मैं 4 साल एसोसिएट था। उसमें इनिशियल 2 सालों में ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, जहाँ पे गैप्स को समझना या एक्सपेक्टेशंस को समझना, वो मैं ठीक से नहीं कर पाया। बट मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे मैं उन लोगों में था जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में गलतियाँ करते हैं, फिर उनसे सीखते हैं। ए बी सी में से कौन सा? बी। बी। राइट। ओके अमित। सो अमित, बहुत मतलब आपने वास्ट और बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हमने करा, बट आखिरी में आप जो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे मतलब क्या उनसे बोलना चाहते हैं? मतलब वो माइट बी सीए कर रहे हो, वो माइट बी सीए के अलावा कोई और प्रोफेशनल कोर्स में हो, यूपीएससी में हो, कुछ में हो सकता है, कोई बिजनेस कर रहा हो, राइट? आप उनको कोई लाइफ लेसन या कुछ भी ऐसा अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहते हैं कि कैसे वो लाइफ में ग्रो कर पाएंगे? आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग कि आई एम थैंकफुल कि मेरे पापा ने एक आदत डाली मेरे अंदर पढ़ाई की, पढ़ने की, राइट? एंड वो आदत उन्होंने ऐसे डाली कि जब भी वो कोई छोटी मोटी बुक्स खरीदते थे आसपास सर्कुलेट करने के लिए, तो वो बुक्स मुझे दे देते थे, चंपक, चंदा मामा, नंदन, विद अ डेडलाइन कि आपको 2 दिन में ये बुक खत्म करनी है, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे डिलीवर करनी पड़ेगी, राइट? सो मेरे पास हमेशा ना एक डेडलाइन ड्रिवन टाइप का एनवायरनमेंट रहा है। एंड मुझे लगता था कि शायद मैं स्कूल से आके सबसे पहले वही करता था, बैग फेंक के झोला उठाता था। मैं पढ़ने का इतना हैबिचुअल हो गया था उस टाइम पे कि अगर किसी दिन उस झोले में चंदन, चंपक या चंदा मामा नहीं भी मिलती थी, तो मैं गृह शोभा या मनोहर कहानियां भी पढ़ लेता था। अरे कि उस झोले में जो भी है वो मुझे पढ़ना है अल्टीमेटली, राइट? सो मैं आपको ना एक बुक की लर्निंग ही शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। एंड इट इज़ मेकिंग सो मच ऑफ सेंस, जो मैंने अपने लिए भी सोचा, और शायद जो आपके व्यूअर्स हैं या जो भी इसको देखेंगे, मेरे को लगता है कि शायद आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो 3 चीज़ें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपका माइंडसेट, ओके। जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटीज़। ओके। इज़ इट पॉसिबल और नॉट? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पॉसिबिलिटी ना एक बहुत बड़ा ड्रीम किलर है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप गिव अप कर जाते हो। सो पॉसिबिलिटीज सबसे पहला, माइंडसेट विच इज नोन एज।
सेकंड इज जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेशन, दैट इज योर वाई. योर वाई इज 1000 टाइम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन योर हाउ. अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे को उठाता हूँ और मैं उनसे ये भी पूछता हूँ कि बेटा वाई CA, मुझे बहुत कम लोग सही आंसर दे पाते हैं. कोई उसका आंसर देता है सैलरी पैकेज, कोई उसका आंसर देता है प्रेस्टीज, कोई उसका रिस्पेक्ट, कुछ ऐसे आंसर्स देते हैं. और मेरा क्रॉस क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है कि अगर आपके पास पैसों के लिए ही CA कर रहे हो तो आप पैसों के लिए बाकी कोर्स भी कर सकते हो. राइट. अगर रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो तो रिस्पेक्ट के लिए 10 कोर्सेज और हैं. अनटिल अनलेस आपका वाई क्लियर नहीं है, आप अचीव नहीं कर सकते हो. सो सबसे पहले आपका माइंडसेट कि इज इट पॉसिबल और नॉट. उसके बाद आपका वाई कि करना क्यों है, क्योंकि जब सिचुएशन आपकी डिफिकल्ट से क्रूअल होगी तब आपका वाई ही आपको बचाएगा. ओके. एंड इसी वजह से अगर आपने नोट किया हो कि CA फाइनल में जब बच्चों की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं. राइट. उस स्टेज पे आगे, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता. उस टाइम पे आगे कोई बिग 4, कोई ओवरसीज कंपनी, कोई भी उनको ऑफर करते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको 5 लाख का पैकेज ऑफर कर रहा हूँ. एंड उनको लगता है कि यार अगर मैं पैसे के लिए ही आया था और मेरा एक फ्रेंड है वो CA बन गया है, उसका 10 लाख का पैकेज है, मुझे 5 का मिल रहा है विद ACCA और CPA एज एन ऑप्शन, तो मैं क्यों ना ऑप्ट कर लूँ और वो ड्रॉप करके ACCA और CPA करने. राइट. तो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई CA. इफ यू वांट दोस 2 लेटर्स तो 5 नहीं, अगर कोई 50 का भी पैकेज ऑफर करेगा आप उसे मना ही करोगे. राइट. सो आपका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज पॉसिबिलिटीज. येस आई कैन बी अ CA, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, बट ये हर जगह अप्लाई होता है कि हाँ मैं CA कर सकता हूँ, मेरे अंदर पॉसिबिलिटीज हैं. मुझे CA क्यों करना है? लाइक फॉर मी माई मोटिवेशन वॉज कि मैं नहीं चाहता था कभी मेरी मम्मी रात को 12 बजे उठें और फिर वो पानी भर रही हूँ क्योंकि अगले दिन पानी नहीं आएगा. या मैं ये नहीं चाहता था कि पापा सुबह 4 बजे 5 बजे उठें और वो जाएं. मैं CA बना, मैंने उनको बोला कि अब कल से आप सेंटर पे नहीं जाओगे न्यूज़पेपर लेने. ओके. जो उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला बेटा ये मेरी ज़िंदगी है, मैं ये 20 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी आदत है. मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलके. तो मैंने फिर उनको एक और सॉल्यूशन दिया. मेरे पापा आज भी न्यूज़पेपर का काम करते हैं. मैंने उनको पुश नहीं करा कि आप उसको छोड़ो, लेकिन मैंने उनको एक सॉल्यूशन दे दिया कि अब आपके पास राइडर्स होने चाहिए, एजेंट्स होने चाहिए, आपके पास मैनेजर होना चाहिए. आपके न्यूज़पेपर कोई और सर्कुलेट करेगा, आप नहीं करो. आप जाओ अपना जिसके साथ टाइम बिताना है, मिलना है, हाय लोग करने, आप करो, बट इट शुड नॉट बी अ कंपल्शन. ओके. जैसे पहले था. राइट. सो मुझे लगता है कि आपको उनको कभी पुश भी नहीं करना चाहिए. एंड जो थर्ड चीज़ है विच इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोसेस, विच इज हाउ. सो अगर आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी अचीव करने से. राइट. कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे क्यों करना है और मुझे कैसे करना है. जब मैं बात करता हूँ कैसे करने की, मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट बी इन B कैटेगरी और C कैटेगरी. ओके. ट्राई टू बी इन दी A कैटेगरी. रेदर देन एक प्रोसेस आप खुद अपना बना रहे हो, उन लोगों से मिलो जो उस प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं और उससे बाहर निकल चुके हैं. उनके साथ टाइम स्पेंड करो ताकि आपका प्रोसेस पहले से ही आपको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. जैसे मैं आपको बता दूं, CA भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट शायद इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम उन लोगों के साथ बीतता था जो मुझसे ज़्यादा सीनियर थे. जिनके साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते थे, जिनको डर लगता था, लेकिन मैं उनको जाके बोलता था कि मैं आज घर तभी जाऊँगा जब आप मुझे कुछ सिखाओगे. ओके. राइट. तो मैं घर ऑफिस से घर नहीं जाता था जब तक उस डायरी पे चाहे वो एक्सेल का छोटा सा फॉर्मूला ही हो, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग. सो अगेन एक बुक है लिमिटलेस, ये उसी से ही निकाला है मैंने. ओके. ठीक है. सो अगर आप किसी को पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं. आई थिंक जिम कैरी इज द राइटर. तो व्हाई, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू अमित. तो ये था डिस्कशन हमारा CA अमित कुमार राठौर के साथ. इनसे आगे भी हम बात करते रहेंगे और इनके साथ हम आगे और भी बहुत सारी पॉडकास्ट करेंगे जिससे हम इनकी लाइफ के स्ट्रगल को और ज़्यादा जान सकें और प्लस उसमें से हमें कैसे क्या क्या चीज़ें सीखनी है. हम उन सारी चीज़ों को, जैसा कि इन्होंने बोला, फर्स्ट व्हाई, व्हाट, पॉसिबिलिटीज, सेकंड मोटिवेशन, योर व्हाई, ओके, एंड थर्ड इज मेथड, यानी प्रोसेस हाउ. तो हम अमित से इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करके चलेंगे. तो आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए थैंक यू अमित. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट जतिन, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर.